नमस्ते दोस्तों, सुविचार हिंदी कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुमेश ने माता पिता के दबाव में आकर शोभा से शादी तो कर ली। शादी के बाद भी वह उससे दूर दूर रहने का प्रयास करता, लेकिन शोभा के संयम, त्याग और मूक तपस्या की गर्माहट पाकर कठोर हृदय सुमेश खुद ब खुद मोम की मानिंद पिघल गया। शोभा उस दिन बाजार से लौट रही थी कि नंदनी उसे रास्ते में ही मिल गई। तू कैसी है शोभा? बहुत दिनों से दिखाई नहीं दी। आज चल, सामने रेस्तरां में बैठकर कॉफ़ी पीते हैं। नंदनी सैली को घसीटी ले गई थी। जाते ही उसने 2 कप कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। और सुना, क्या हाल चाल है? कोई पत्र आया सुमेश का? नहीं, संक्षिप्त सा जवाब देकर शोभा का मन उदास हो गया था। सच शोभा, कभी तेरे बारे में सोचती हूँ तो बड़ा दुख होता है। आखिर ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी तेरे पिताजी को जो तेरी शादी कर दी? ठहर कर समझ बूझ कर करते। शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िए का खेल थोड़ी ना है। इस बीच बैरा मेज पर कॉफ़ी रख गया और नंदनी ने बातचीत का रुख दूसरी ओर मोड़ना चाहा। खैर जाने दे, मैंने तुझे और उदास कर दिया। चल कॉफ़ी पी और सुना क्या क्या खरीदारी कर डाली। पर शोभा की उदासी कहाँ दूर हो पाई थी। वापस लौटते समय वह देर तक सुमेश के बारे में ही सोचती रही थी। सच कह रही थी नंदिनी, शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िए का खेल थोड़ी होता है। पर उसके साथ क्यों हुआ यह खेल, क्यों? वह घर लौटी तो माँ जी अभी भी सो ही रही थी। उसने सोचा था घर पहुँचते ही चाय बनाएगी, माँ जी को सारा सामान संभलवा देगी और फिर थोड़ी देर बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। पर अब कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। नंदनी उसकी पुरानी सहेली थी, इसी शहर में ब्याही थी। वह जब भी मिलती थी बड़े प्यार से। सहसा शोभा का मन और उदास हो गया था। कितना फर्क आ गया था नंदनी की जिंदगी में और उसकी अपनी जिंदगी में। नंदनी हमेशा खुश चहचहाती दिखती थी। वह अपने पति के साथ सुखी जिंदगी बिता रही थी और वह अतीत की यादों में खो गई। शायद उसके पिता भी गलत नहीं होंगे। आखिर उन्होंने शोभा के लिए सुखी जिंदगी की ही तो कामना की थी। उनके बचपन के मित्र उदय नंदन का बेटा था सुमेश। जब वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था तभी उन्होंने यह रिश्ता तय कर दिया था। उदय नंदन ने खुद ही तो हाथ मांगकर यह रिश्ता तय किया था। कितना चाहते थे वह उसे। जब भी मिलने आते कुछ न कुछ उपहार अवश्य लाते थे। वह भी तो उन्हें चाचा जी कहा करती थी। विनोद, तुम्हारी यह बेटी शुरू से ही माँ के अभाव में पली है ना, इसलिए बचपन में ही सियानी हो गई है। जब वह दौड़कर उनकी खातिर में लग जाती तो वह हंसकर उसके पिता से कहते। फिर जब सुमेश इंजीनियर बन गया तो शोभा के पिता जल्दी शादी कर देने के लिए दबाव डालने लगे थे। वह जल्दी ही रिटायर होने वाले थे और उससे पहले यह दायित्व पूरा कर लेना चाहते थे। पर जब उदय नंदन का जवाब आया कि सुमेश शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है तो वह चौंक पड़े थे। यह कैसे संभव है? इतने दिनों का बड़ों द्वारा तय किया रिश्ता, और फिर जब सगाई हुई थी तब तो सुमेश ने कोई विरोध नहीं किया था। अब क्या हो गया? शोभा के पिता ने खुद भी 2 पत्र लिखे थे सुमेश को, जिनका कोई जवाब नहीं आया था। फिर वह खुद ही जाकर सुमेश के बॉस से मिले थे। उनसे कहकर शायद जोर डलवाया था उस पर। इस पर सुमेश का बहुत ही बौखलाहट भरा पत्र आया था। वह उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, यह तक लिखा था उसने। कितना रोई थी तब वह, और पिताजी से भी कितना कहा था क्यों नाहक जिद कर रहे हैं। जब वे लोग नहीं चाहते तो क्यों पीछे पड़े हैं। ठीक है बेटी, अगर उदय नंदन भी यही कहेगा तो फिर मैं अब कभी जोर नहीं दूंगा। पिताजी का स्वर निराशा में डूबा हुआ था। तभी अचानक सुमेश के पिता को दिल का दौरा पड़ा था और उन्होंने अपने बेटे को सख्ती से कहा था कि वह अपने जीते जी अपने मित्र को दिया गया वचन निभा देना चाहते हैं। उसके बाद ही वह सुमेश को विदेश जाने की इजाज़त देंगे। इसी दबाव में आकर सुमेश शादी के लिए तैयार हो गया था। वह तो कुछ समझ ही नहीं पाई थी। उसके पिता जरूर बेहद खुश थे और उन्होंने कहा था, मैं ना कहता था आखिर उदय नंदन मेरा बचपन का मित्र है। पर पिताजी, शोभा का हृदय अभी भी अनचाही आशंका से धड़क रहा था। तू चिंता मत कर बेटी, आखिरकार तू अपने रूप गुण समझदारी से सबका दिल जीत लेगी। फिर गुड्डे गुड़िया की तरह ही तो आनन फानन में उसकी शादी की सभी रस्में अदा हो गई थी। शादी के समय भी सुमेश का तना सा चेहरा देखकर वह पल दो पल के लिए आशंकाओं से घिर गई थी। फिर सखी सहेलियों की चुहलबाजी में सब कुछ भूल गई थी। शादी के बाद वह ससुराल आ गई थी। शादी की पहली रात मन धड़कता रहा था।
आशा, उमंगे, बेचैनी और भय सबके मिले जुले भाव थे। क्या होगा? पर सुमेश आते ही एक कोने में पड़ा रहा था। उसने ना कोई बातचीत की थी, ना ही उसकी ओर निहार कर देखा था। वह कुछ समझ ही नहीं सकी थी। क्या गलती थी उसकी? सुबह अंधेरे ही वह अपना सामान बांधने लगा था। यह क्या? सुमेश जी, हनीमून पर जाने की तैयारियां भी शुरू हो गई क्या? रिश्ते की किसी भाभी ने छेड़ा था? नहीं भाभी, नौकरी पर लौटना है। फिर अमेरिका जाने के लिए पासपोर्ट वगैरह भी बनवाना है। तीर की तरह कमरे से बाहर निकल गया था वह। दूसरे कमरे में बैठी शोभा ने सब कुछ सुना था। फिर दिन भर खुसुर फुसुर भी चलती रही थी। शायद सास ने कहा था, अमेरिका जाओ तो फिर बहू को भी लेते जाना। ले जाऊंगा बाद में, पहले मुझे तो पहुंचने दो। शादी के लिए पीछे पड़े थे, हो गई शादी, अब तो चैन से बैठो। ना चाहते हुए भी सब कुछ सुना था शोभा ने। मन हुआ था कि जोर से सिसक पड़े। आखिर किस बात के लिए दंडित किया जा रहा था उसे? क्या कसूर था उसका? पिताजी कहा करते थे कि धीरे धीरे सबका मन जीत लेगी वह, सब सहज हो जाएगा। पर जिसका मन जीतना था वह तो दूसरे दिन चला गया था। एक हफ्ते बाद ही फिर दिल्ली से अमेरिका भी पहुंचकर पत्र भी आया था, तो घर वालों के नाम उसका कहीं कोई जिक्र नहीं था। रोती आंखों से वह देर तक घंटों पता नहीं क्या क्या सोचती रहती थी। घर में बूढ़े सास ससुर थे। बड़ी शादीशुदा ननद सीमा अपने बच्चों के साथ शादी पर आई थी और अभी वह वही थी। सभी उसका ध्यान रखते थे। वे अक्सर उसे घूमने भेज देते, कहते फिल्म देखाओ बहू किसी के साथ, पर पति से अपने आप को अपमानित महसूस करती। वह कहाँ कभी संतुष्ट हो पाई थी। सीमा जीजी को भी अपने ससुराल लौटना था। घर में फिर वह माँ और बाबूजी ही रह गए थे। महीने भर के अंदर ही उसके ससुर को दूसरा दिल का दौरा पड़ा था। सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। बड़ी कठिनाई से हफ्ते भर की छुट्टी लेकर सुमेश भी अमेरिका से लौटा था। भागा दौड़ी में ही दिन बीते थे। घर नाते रिश्तेदारों से भरा था और इस बार भी बिना उससे कुछ बोले ही लौट गया था वह। माँ, तुम अकेली हो, तुम्हें बहू की ज़रूरत है, यह जरूर कहा था उसने। शोभा जब सोचने लगती है तो उसे लगता है जैसे किसी सिनेमा के रील की तरह ही सब कुछ घटित हो गया था उसके साथ। हर क्षण हर पल वह जिसके बारे में सोचती रहती है, उसे तो शायद कभी अवकाश ही नहीं था अपनी पत्नी के बारे में सोचने का, या शायद उसने उसे पत्नी के रूप में स्वीकारा ही नहीं। इधर सास का उसे स्नेह बढ़ता जा रहा था। वह उसे बेटी की तरह दुलारने लगी थी। हर छोटी मोटी ज़रूरत के लिए वह उस पर आश्रित होती जा रही थी। पति की मृत्यु तो उन्हें और बूढ़ा कर गई थी। गठिया का दर्द अब फिर बढ़ गया था। कई बार शोभा की इच्छा होती वापस पिता के पास लौट जाए, आगे पढ़कर नौकरी करे। आखिर कब तक दबी घुटी जिंदगी जिएगी वह? पर सास की ममताएं उसका रास्ता रोक लेती थी। बहू रानी, क्या लौट आई हो? मेरी दवाई मिली बेटी? जोड़ों का दर्द फिर बढ़ गया है। माँ का स्वर सुनकर तंद्रा सी टूटी थी शोभा की। शायद वह जाग गई थी और उसे आवाज़ दे रही थी, अभी आती हूँ माँ जी। आपके लिए चाय भी बनाकर लाती हूँ। हाथ मुंह धोकर सहज होने का प्रयास करने लगी थी शोभा। चाय लेकर कमरे में आई ही थी कि बाहर फाटक पर रिक्शे से उतरती सीमा जीजी को देखती वह चौंक गई। जीजी, आप इस तरह बिना खबर दिए? सब खैरियत तो है ना? अकेली कैसे आ गई? बरामदे में सीमा ने उसे गले से लिपटा लिया था। अपनी आंखों को वह बार बार रुमाल से पोंछती जा रही थी। अंदर तो चल। और कमरे में आते उसकी रुलाई फूट पड़ी थी। सीमा ने बताया कि अचानक ही जीजा जी की आंखों की रोशनी चली गई है। उन्हें अस्पताल में दाखिल कराकर वह सीधे आ रही है। डॉक्टर ने कहा है कि फौरन ऑपरेशन होगा। कम से कम 4 लाख रुपए लगेंगे और अगर अभी ऑपरेशन नहीं हुआ तो आंख की रोशनी को बचाया न जा सकेगा। अब मैं क्या करूं? कहां से इंतजाम करूं रुपए का? तू ही सुमेश को खबर कर दे। शोभा, मेरे तो जेवर भी मकान के मुकदमे में गिरवी पड़े हुए हैं। सीमा की रुलाई नहीं थम रही थी। जीजा जी की आंखों की रोशनी, उनके नन्हे बच्चे, सबका भविष्य एक साथ ही शोभा के आगे घूम गया था। आप ऐसा करिए जीजी, अभी तो ये मेरे जेवर हैं, इन्हें ले जाइए। इन्हें खबर भी करूंगी तो इतनी जल्दी कहाँ पहुँच पाएंगे रुपए? और शोभा ने अलमारी से निकालकर अपनी चूड़ियाँ जंजीर आगे रख दी थी। नहीं शोभा नहीं, सीमा स्तंभित थी। फिर कहने सुनने के बाद ही वह जेवर लेने के लिए तैयार हो पाई थी। माँ की रुलाई फूट पड़ी थी। बहू तो हीरा है, पता नहीं सुमेश कब इस हीरे का मोल समझ पाएगा।
शोभा की आंखों में फिर खुशी के आंसू झलक पड़े थे, पर शोभा को अनोखा संतोष मिला था। उसके मन ने कहा था, उसका नहीं तो किसी और का परिवार तो बना सवरा रहे। जेवरों का शौक तो उसे वैसे ही नहीं था, और अब जेवर पहने भी तो किसकी खातिर। मन की उस सांस को उसने दबा दिया था। 8 दिन के बाद खबर मिली थी, ऑपरेशन सफल रहा। सुमेश को भी अब सूचना मिल गई थी और वह आ रहा था, पर इस बार शोभा ने अपनी सारी उत्कंठा को दबा लिया था। अब वह किसी तरह का उत्साह प्रदर्शित नहीं कर पा रही थी, सिर्फ तटस्थ भाव से रहना चाहती थी वह। माँ कैसी हो? सुना है बहुत बीमार रही हो तुम। यह क्या हालत बना रखी है? जीजा जी को क्या हुआ था अचानक? सुमेश ने पहुँचते माँ से प्रश्नों की झड़ी लगा दी। मेरी तो तबीयत तो देख ही रहा है बेटे, बीच में तो और भी बिगड़ गई थी, बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। बेचारी बहू ने ही सब संभाला। तेरे जीजा जी की तो आंखों की रोशनी चली गई थी। उसी समय ऑपरेशन नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। ऑपरेशन के लिए पैसों का भी सवाल था, लेकिन उसी समय बहू ने अपने जेवर देकर तेरे जीजा जी की आंखों की रोशनी वापस ला दी। जेवर दे दिए? सुमेश हतप्रभ था। हाँ, क्या करती सीमा? कह रही थी कि तुझे खबर करके रुपए मंगवाए तो आते आते भी तो समय लग जाएगा। माँ बहुत कुछ कहती जा रही थी, पर सुमेश के सामने सब कुछ गड़बड़ हो गया था। शोभा चुपचाप आकर नाश्ता रख गई थी। वह नज़र उठाकर सिर ढके शोभा को देखता रहा था। माँ जी, खाना क्या बनेगा? शोभा ने धीरे से माँ से पूछा था। तू चल, मैं अभी आती हूँ रसोई में। बेटे के आगमन से ही माँ उत्साहित हो उठी थी। देर तक उसका हालचाल पूछती रही थी, अपने दुख दर्द सुनाती रही थी। अब बहू भी एमए की पढ़ाई कर रही है, चाहती है नौकरी कर ले। नौकरी? पहली बार कुछ चुभा सुमेश के मन में। इतने रुपए हर महीने भेजता हूँ, क्या काफ़ी नहीं होते? तभी उसकी माँ बोली, अच्छा है, मन तो लगेगा उसका। वह सुनकर चुप रह गया था। पहली बार उसे ध्यान आया, इतनी बातों के बीच इस बार माँ ने एक बार भी नहीं कहा कि तू बहू को अपने साथ ले जा। वैसे तो हर चिट्ठी में उनके यही रट रहती थी। शायद अब अभ्यस्त हो गई है या जान गई है कि वह नहीं ले जाना चाहेगा। हाथ मुंह धोकर वह अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए घर से निकला, पर मन नहीं हुआ जाने का। शोभा ने सीमा को अपने जेवर दे दिए। एक ही बात उसके मन में गूंज रही थी। वह तो शोभा और उसके पिता दोनों को ही बेहद स्वार्थी समझता रहा था, जो सिर्फ अपना मतलब हल करना जानते हों। जब से शोभा के पिता ने उसके बॉस से कहकर उस पर शादी के लिए दबाव डलवाया था, तभी से उसका मन इस परिवार के लिए नफरत से भर गया था, और उसने सोच लिया था कि मौका पड़ने पर वह भी इन लोगों से बदला लेकर रहेगा। उसकी तो अभी 2-4 साल शादी करने की इच्छा नहीं थी, पर इन लोगों ने चतुराई से उसके भोले भाले पिता को फांस लिया। यही सोचता था वह अब तक। फिर शोभा का हर समय चुप रहना उसे खल जाता। कभी अपने आप पत्र भी तो नहीं लिखा था उसने। ठीक है, दिखाती रहो अपना घमंड। लौट आया तो माँ ने उसका खाना परोस दिया था। पास ही बैठी बड़े चाव से खिलाती रही थी। शोभा रसोई में ही थी। उसे लग रहा था कि शोभा जानबूझकर ही उसके सामने आने से कतरा रही है। खाना खाकर उसने कोई पत्रिका उठा ली थी। माँ और शोभा ने भी खाना खा लिया था। फिर माँ को दवाई देकर शोभा माँ के कमरे से जुड़े अपने छोटे से कमरे में चली गई और कमरे की बत्ती जला दी। देर तक नींद नहीं आई थी सुमेश को। 2-3 बार बीच में पानी पीने के बहाने वह उठा भी था। फिर याद आया था कि पानी का जग तो शोभा कमरे में रख गई थी। कई बार इच्छा हुई थी चुपचाप उठकर शोभा को आवाज़ देने की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज पहली बार उसे क्या हो रहा है। मन ही मन वह अपने परिवार के बारे में सोचता रहा था। वह सगा बेटा होकर भी घर परिवार का इतना ध्यान नहीं रख पा रहा था। फिर शोभा तो दूसरे घर की है, इसे क्या ज़रूरत है सबके लिए मरने खपने की, जबकि उसका पति ही उसकी खोज खबर नहीं ले रहा हो। पूरी रात वह सो नहीं सका था। दूसरा दिन माँ को डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए ले जाने, सारे परीक्षण फिर से करवाने में बीता था। सारी दौड़ धूप में शाम तक काफ़ी थक चुका था वह। शोभा अकेली कैसे कर पाती होगी? दिन भर वह भी तो माँ के साथ ही उन्हें सहारा देकर चलती रही थी। फिर थकान के बावजूद रात को माँ से पूछकर उसकी पसंद के कई व्यंजन खाने में बना लिए थे। माँ, तुम लोग भी साथ ही खाना खा लो ना। शोभा की तरफ देखते हुए उसने कहा था। नहीं बेटे, तू पहले गर्मा गर्म खा ले। माँ का स्वर लाड में भीगा हुआ था। कमरे में आज अखबार पढ़ते हुए सुमेश का मन जैसे उधर ही उलझा रहा था। माँ ने शायद खाना खा लिया था। बहू, मैं तो थक गई हूँ, दवाई देकर बत्ती बुझा दे। उनकी आवाज़ आ रही थी। उधर शोभा रसोई घर में सब सामान समेट रही थी।
एक प्याला कॉफ़ी मिल सकेगी क्या? रसोई के दरवाजे पर खड़े होकर उसने कहा था। शोभा ने नज़र उठाकर देखा भर था। क्या था उन नज़रों में? सुमेश जैसे सामना ही नहीं कर पा रहा था। शोभा कॉफ़ी का कप मेज पर रखकर जाने के लिए मुड़े ही थी कि सुमेश की आवाज़ सुनाई दी, आओ बैठो। उसके कदम ठिठक से गए थे। दूर की कुर्सी की तरफ बैठने को उसके कदम बढ़े ही थे कि सुमेश ने धीरे से हाथ खींचकर उसे अपने पास पलंग पर बिठा लिया था। लज्जा से सिमटी वह कुछ बोल भी नहीं पाई थी। माँ की तबीयत अब तो काफ़ी ठीक जान पड़ रही है। दो क्षण रुककर सुमेश ने बात शुरू करने का प्रयास किया था। हाँ, 2 दिन से घर में खूब चल फिर रही हैं, शोभा ने जवाब में कहा था। फिर जैसे उसे कुछ याद हो आया था और वह बोली थी, आप सीमा जीजी से भी मिलने जाएंगे ना? हाँ क्यों, माँ जी को भी साथ ले जाइएगा। थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा तो उनका मन बदल जाएगा। वैसे घर से जा भी कहाँ पाती हैं। सुमेश चुपचाप शोभा की तरफ देखता भर रहा था। माँ को ही क्यों, मैं तुम्हें भी साथ ले चलूँगा, सदा के लिए अपने साथ। धीरे से शोभा को उसने अपने पास खींच लिया था। उसके कंधों से लगी शोभा का मन जैसे उन सुमधुर क्षणों में सदा के लिए डूब जाना चाह रहा था।